Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 3rd, election and representative. या election and representation. तो today's our topic is या हम ये कह सकते हैं कि features of Indian election system. तो उसके अंदर क्या है, हम काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, ये कह सकते हैं इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन सिस्टम कैसा है, उसके बारे में बताया गया। तो आपकी बुक में अलग अलग टॉपिक दिए गए। बाई चांस मान लीजिए कि 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो इन सभी पॉइंट्स को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। कुछ लास्ट लेक्चर में भी करवाए गए थे, आपको 2 तरह के सिस्टम करवाए गए थे कि इलेक्शन कैसे हेल्ड होता है। उसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स आज करवाए जाएंगे अलग अलग डिटेल से, तो उनको आप एक साथ मर्ज करके भी अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कर सकते हो। तो फर्स्ट है, व्हाई डिड अडॉप्ट द एफपीटी सिस्टम। एफपीटी सिस्टम के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि इसके अंदर क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा, जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या है, क्या मान लिया जाता है, सबसे मतलब विनर मान लिया जाता है। एग्जाम्पल भी दिया गया था आपको। तो आपकी बुक में कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल भी देखा, आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, नया भी दे सकते हो। उसमें बताया गया है 85 या 6 का इलेक्शन था, उसके अंदर कांग्रेस को 80% सीट्स मिलती है, 80% सीट्स मिलती है, लेकिन वोट का परसेंट जो है वो 48% होता है। या आप एट प्रेजेंट वाली गवर्नमेंट का ले सकते हो, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उसमें अंदर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको 303 सीट्स मिली हैं अकेली की, अगर हम बात करें तो उस 303 में उनका जो वोट का परसेंट है वो मे बी 38% के आसपास है। तो सीट का और जो इनका डिफरेंस है, सीट 80% है और ये क्या है 48% है, यानी ये जो डिफरेंस है वो 48 सिस्टम मतलब एफपीटी सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर भी इंडिया ने, इस कमी के बावजूद भी इंडिया ने इस सिस्टम को क्यों अपनाया? पहला रीजन, सबसे पहला, ये सिस्टम काफ़ी ईजी है, कॉमन पीपल इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इसलिए जो इंडिया उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी 80% के आसपास क्या थी, एजुकेटेड नहीं थी। तो इसलिए क्या है, इस सिस्टम को अपनाया गया ताकि बेहतर तरीके से लोग जिनको अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है उस वोट के राइट को समझ सके और अपने वोट का यूज करते। दूसरा क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए। अगर हम दूसरा सिस्टम जो अपनाते हैं उसके अंदर क्या है, अनेक पार्टियां मिक्स हो जाती है और एक गवर्नमेंट जो होती है स्टेबल नहीं रह पाती है। यानी कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक बिग कंट्री है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, तो वहां पर रीजनल पार्टियां बहुत ज़्यादा हावी हो जाती। तो इस वजह से क्या है, एक परमानेंट गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, एफपीटी सिस्टम को अपनाएगा। आप देखते हो, अगर हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं 1996 से पहले तक, कब से लेकर के 1951 में जब पहले इलेक्शन हुए थे तब से लेकर के 1996 तक का अगर उठाते हैं तो उसमें से मेजर क्या है, 3 या 4 साल आप निकाल सकते हो। 2 ईयर एक बार है, 2-3 ईयर के आसपास एक बार है, यानी आप 7 ईयर के आसपास मैक्सिमम निकाल सकते हो। उनको छोड़ करके क्या है, बाकी किसकी गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही है। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्टियां हमेशा हावी रहती है। आज के टाइम में आप बीजेपी में देख सकते हो, एक नेशनल पार्टी हावी रहती है, रीजनल पार्टियां इसकी वजह से हावी नहीं हो पाती है। अगर ये सिस्टम नहीं होता एफपीटी सिस्टम, तो गवर्नमेंट क्या स्टेबल नहीं रह पाती, यानी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सब कमियों के बावजूद इंडिया के अंदर क्या है, इसको अडॉप्ट किया गया ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो सके, लोगों के समझ में आसानी से आ सके और इसके द्वारा क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया जा सके। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारे, जो एक तरह से एरियाज डिवाइड किए जाते हैं पूरे कंट्री के अंदर, वहाँ पर रिजर्वेशन भी दी जाती है। वैसे यहाँ पर जो रिजर्वेशन का एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा का है, लोकसभा का है। आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इंडिया के अंदर क्या है, हर कॉन्सिक्वेंसीज में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, यानी रिजर्वेशन वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। अब ये जब रिजर्वेशन दी गई तो स्टार्टिंग में 10 ईयर्स के लिए दी गई थी, इसको 10 ईयर करके क्या है बढ़ाया जा रहा है। अभी ये क्या है 2021 में इसको 10 ईयर और बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। तो इसलिए क्या है, रिजर्वेशन दी गई है। रिजर्वेशन किसको दी जाती है, वो कैटेगरीज या वो कास्ट या मिनोरिटीज भी आप कह सकते हो, जो किसके कारण, किसी ना किसी वजह से क्या है, पीक पर नहीं पहुंच पाई, अपना डेवलप नहीं कर पाई और काफ़ी लंबे समय से पिछड़ी हुई है। तो इंडिया में इसको क्या है, कास्टिज्म के अकॉर्डिंग किया, यानी जाति के आधार पर इसको क्या है बांटा गया है। तो अगर मैं लोकसभा का एग्जांपल लूँ तो हमारी 543 टोटल सीट्स हैं जो इलेक्टेड किए जाते हैं लोकसभा के अंदर, उनमें से 84 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, एससी के लिए हैं। 84 सीट
रिजर्व्स किसके लिए हैं? एससी के लिए हैं, और 47 सीट्स किसके लिए हैं? एससीज के लिए हैं। तो इस तरह से क्या है, रिजर्वेशन की जाती है। इसमें आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आप वुमेन्स के लिए भी क्या है, रिजर्वेशन का इसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन हमारी जो लोकसभा या अपर ये कह सकते हो कि हमारी कॉन्सिक्वेंसीज है, उनके अंदर रिजर्वेशन वुमेन्स को नहीं दी गई है। बाकी के अंदर जैसे कि सरपंच की इलेक्शन है, या आप ये कह सकते हो कि जिला परिषद है, उनके अंदर क्या है, 1/3 पार्ट वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन किया गया। अब ये रिजर्वेशन इन कैटेगरीज को ऊपर उठाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, जिसको स्टार्टिंग में 10 ईयर किया गया था, और 10-10 करके, यानी गवर्नमेंट को तब तक नहीं लगता कि जब तक ये डेवलप ना हो जाए, इनको 10 ईयर करके अमेंडमेंट के द्वारा कभी भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी ये 2030 के आसपास है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन सिस्टम की एक तरह से फीचर्स भी कही जा सकती है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी साफ सुथरे इलेक्शन कैसे हों। बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन होनी चाहिए। अगर उसके अंदर किसी तरह की धांधली होगी इलेक्शन के अंदर, या इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि आप हर रोज़ सुनते हो, आजकल टीवी चैनल में आ रहा है कि जो मशीन्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या आप सुनते हो मीडिया का क्या है, मिसयूज़ किया गया है, या पब्लिक ऑफिसेज है उनका मिसयूज़ किया गया है। तो इस तरह के इश्यूज सुनते हैं, और जिससे हम कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ होगा। इसके लिए हम रिट भी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में रिट लगाते हैं, या इलेक्शन कमीशन के आगे भी बात रख सकते हैं। तो फ्री एंड फेयर भी इलेक्शन क्या है, ज़रूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन में हम आगे या नेक्स्ट लेक्चर में इसको करवाएंगे। तो इसके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। एग्जाम्पल आप चाइना का ले सकते हो। चाइना के अंदर क्या वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम होने के कारण लोगों को राइट टू वोट तो है, अपने आप को डेमोक्रेटिक बताता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक ही पार्टी की जो मेन कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी को सारी की सारी लीडरशिप दी गई है। तो इस वजह से लोग क्या है, उस पार्टी के अगेंस्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इन वजह से हम उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहेंगे। तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ किसी कास्ट को, किसी क्रीड को, किसी जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो इन सबसे दूर हटने के लिए हमने क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, जिसके अंदर क्या है, सब चीज़ों को इन्वॉल्व, यानी इक्वलिटी के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व किया जाता है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू किसके, इंडियन सिटीजन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट कह सकते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। इसका मतलब है कि एक लिमिटेड एज के बाद, एक जो फिक्स एज है, उसके बाद क्या है, लोगों को जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट करने का राइट दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा, राइट टू वोट के द्वारा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक फिक्स एज के बाद लोगों को राइट टू वोट देना अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, ना जेंडर के अकॉर्डिंग हो, ना कास्ट के अकॉर्डिंग हो, ना क्रीड के अकॉर्डिंग हो, किसी भी के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहा जाता है। एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, कोई भी पार्टी बनाने का, इंडिया के अंदर कोई भी पार्टी बनाने का भी राइट है। हम जितनी चाहे पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। तो अडल्ट फ्रेंचाइज का एग्जांपल ले सकते हो। पहले हमारे क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था, तो 21 ईयर क्या की गई थी, डिसाइड की गई थी कि जो 21 साल से ऊपर है उन सभी को राइट टू वोट दिया गया। अपना वोट वोटर लिस्ट में लिखवाएं और अपना वोट बनवा सकते हैं। लेकिन इसको क्या है, 1989 में कम करके 61वां अमेंडमेंट हुआ था। ये अब तक टोटल अमेंडमेंट आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में हो चुके हैं। तो 61वां अमेंडमेंट के द्वारा इसको कम करके ब्रिटेन और यूएसए की तरह 18 ईयर कर दिया गया। अब 18 साल से ऊपर यानी 18 ईयर के बाद व्यक्ति, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन अपना वोट बनवा सकता है और हमारी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। यही नहीं, उनको राइट टू कॉन्टेस्ट भी है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। एक लिमिटेड एज के बाद क्या है, हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे कि एमसीडी के इलेक्शन के लिए 21 ईयर है, ठीक है। लोकसभा के मेंबर के लिए क्या है, 25 ईयर है। राज्यसभा के मेंबर के लिए क्या है, 30 ईयर है। या ये कह सकते हैं कि हमारे जो एमपीज वगैरह खड़े होते हैं उनके लिए 21 है, एमएलए वगैरह 25 ईयर है, और राज्यसभा के लिए 30 ईयर है, प्रेसिडेंट के लिए इसी तरह से, यानी कि अलग अलग एज डिसाइड की गई। उस एज के बाद आपको क्या, राइट टू कॉन्टेस्ट भी प्राप्त हो जाता है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार, जिसके कारण अगर हम कह सकते हैं कि अगर आज की बात करें तो 700 के आसपास,
50 समथिंग है। तो इसके आसपास क्या है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें से 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और बाकी क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। यही नहीं, काफ़ी सारी ऐसी भी है जो अनरिकॉग्नाइज है, जिनको मान्यता ही नहीं मिली, जिनको 1% 2% वोट मिलते हैं, 1-2 सीट। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इंडिया में काफ़ी सारे खड़े होते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर हम नॉर्मली एवरेज लगाएं तो हर सीट से 16 या 17 कैंडिडेट क्या है, खड़े होते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। बनता कौन है, एक रिप्रेजेंटेटिव। और इसका फायदा किसको होता है, इसका फायदा क्या है, जो बड़ी नेशनल पार्टी होती है उनको होता है। क्यों? क्योंकि उनका वोट का परसेंट 25-30% वोट का होता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा वहाँ पर खड़े होंगे तो उनका वोट परसेंट क्या है, कम वोट परसेंट में भी वो आसानी से जीत जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल उनको नहीं हो पाती। तो इसलिए क्या है, एक इंडिया के अंदर राइट टू कॉन्टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया। ये भी इंडियन इलेक्शन सिस्टम की एक तरह से फीचर्स भी कह सकते हो और अलग से भी इसका टॉपिक दे सकते हो। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता क्या है, किस एज के बाद दिया गया, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा या कौन से ईयर में इसकी एज कम की गई। तो ये आपका टॉपिक था। अगला इसी की क्या है, एक फीचर्स और भी है, इलेक्शन कमीशन। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसको हम अलग से डिटेल से करवाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में अगर लिखना हो तो इसको डाल लिख सकते हो कि पूरे के पूरे इंडिया के इलेक्शन को हेल्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। और वो इलेक्शन कमीशन क्या है, पहले सिंगल होता था, यानी कि एक ही मेंबर होता था उसके अंदर, लेकिन बाद में इसको क्या है, मल्टी मेंबर कर दिया गया, यानी बहु सदस्यीय कर दिया गया। इसमें अब क्या है, 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ होता है और 2 अदर्स होते हैं। और ये पूरे के पूरे इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको देखता है, चाहे वो इलेक्शन करवाना हो या कुछ भी करवाना हो। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।